1 अक्टूबर 2001 की बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय से नरेंद्र मोदी को फोन पहुंचा। कहा गया कि पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आपको मिलने बुलाया है। उस वक्त मोदी दिल्ली में बीजेपी के पुराने ऑफिस के पीछे बने छोटे से कमरे में रहते थे। लेखक उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी एक नेता के अज्ञात पहलू में लिखते हैं कि वाजपेयी ने मोदी से कहा कि आपको सीएम बनाकर गुजरात भेज रहे हैं। अगले साल 2002 में होने वाले चुनाव की तैयारी कीजिए। मोदी ने मना कर दिया, बोले मैं गुजरात की राजनीति से दूर 3 साल से दिल्ली में हूं। दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई और आखिरकार मोदी तैयार हो गए। वाजपेयी जी का यह फैसला बहुत दूरगामी साबित हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन की। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीएम बनने की कहानी और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ सुने अनसुने रोचक किस्सों की चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 12 नवंबर 1995 मुंबई में बीजेपी का महाधिवेशन चल रहा था। बीजेपी के महासचिव गोविंदाचार्य ने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी से कहा कि आपने ये क्या किया। कुछ देर की चुप्पी के बाद आडवाणी ने भारी मन से जवाब दिया, इसे करना ही होगा। दरअसल गोविंदाचार्य 1996 लोकसभा चुनाव के लिए वाजपेयी जी को बीजेपी के पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने से हैरान थे। उस दौर के हालात समझने वाले गोविंदाचार्य की हैरानी समझ सकते हैं, क्योंकि राम रथ यात्रा निकालकर लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके थे। 1995 तक सब मानकर चल रहे थे कि आडवाणी की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तभी आडवाणी जी का नाम हवाला कांड में आ गया। मार्च 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने थे। आडवाणी जी जानते थे कि हवाला कांड में नाम आने के बाद जनता का समर्थन जुटाना मुश्किल होगा। वरिष्ठ पत्रकार किंशुक नाग अपनी किताब जननायक अटल जी में लिखते हैं कि 12 नवंबर 1995 को बीजेपी के अधिवेशन में आडवाणी जी ने ऐलान किया कि अगले साल 1996 में होने वाले आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। ऑडिटोरियम में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद सबने जोर शोर से इसका स्वागत किया। किसी जोशीले नेता ने नारा लगाया, अगली बारी अटल बिहारी। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने आडवाणी जी से कहा था कि क्या घोषणा कर दिया आपने, कम से कम मुझसे तो बात करते। तब आडवाणी बोले, अगर आपसे पूछा होता तो क्या आप मानते। दोस्तों, 1996 में चुनाव प्रचार शुरू हुए। नरसिम्हा राव सरकार के घोटालों के बदले बीजेपी ने परिवर्तन का नारा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी डिमांड पूरे देश में थी। देश में प्रचार करने के कारण वो लखनऊ में प्रचार नहीं कर पा रहे थे। तब बीजेपी रणनीतिकारों ने एक मूर्तिकार को बुलाया और अटल जी की प्रतिमा बनवाई गई। इस प्रतिमा को पूरे लखनऊ में घुमाया गया और अटल जी को जिताने की अपील की गई। अटल जी के सामने कांग्रेस से अभिनेता राज बब्बर लड़ रहे थे। बिना अपने क्षेत्र में प्रचार किए अटल बिहारी वाजपेयी ने 1,18,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। 1996 में चुनावों में बीजेपी को 161 सीट मिली। हालांकि यह बहुमत से काफी कम थी। इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार बनाई। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। इसी दौरान वाजपेयी जी ने सदन में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना नहीं पसंद करूंगा। 1996 के बाद जनता दल के एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल की सरकारें आई, लेकिन आपसी कलह के कारण ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नतीजतन मार्च 1998 में फिर चुनाव हुए और इस बार बीजेपी को 182 सीट मिली। बहुमत न होने के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर गठबंधन की सरकार बनाई।
यह सरकार पहले दिन से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को सदन में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े। AIADMK की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह से यह सरकार एक वोट से गिर गई। उस वक्त अटल जी के सलाहकार रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने इंडिया टुडे पत्रिका में लिखा था कि मुझे याद है अटल जी उस दिन कितने मायूस थे। सरकार गिरने के बाद वो बेहद सुस्त कदमों से संसद भवन के अपने कमरा नंबर 10 में आए। उनके कमरे में पहले से ही वरिष्ठ साथी मौजूद थे और अटल जी को देखकर ही वो रो पड़े। कहने लगे, हम एक वोट से हार गए। ये कहते हुए उनके आंसू बह रहे थे। भींगी आंखों से अटल जी ने अपने साथियों को हिम्मत दी। तीसरी बार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित कुछ मुख्य तिथियों की, तो 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। 1951 में ये जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। 1957 में संसद सदस्य बने। 1968 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य बने। 1977 में ये जनता पार्टी सरकार में ये विदेश मंत्री चुने गए। 1992 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1996 में 13 दिन के पीएम रहे, बहुमत साबित नहीं कर सके थे। इसके बाद 1998 में ये 13 महीनों के लिए पीएम बने। 1998 में ही तीसरी बार फिर से ये पीएम बने और 5 साल सरकार चलाई। 2015 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया और 16 अगस्त 2018 को 93 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी शादी नहीं की। हालांकि राजकुमारी कौल नाम की एक महिला से उनका रिश्ता जोड़ा जाता है। किंगशुक नाग अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी द मैन फॉर ऑल सीजन्स में लिखते हैं कि 1940 के बीच की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की राजकुमारी हक्सर से हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। राजकुमारी कौल के पिता गोविंद नारायण हक्सर सिंधिया घराने के शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी, जिसे वो प्यार से बीवी कहते थे, उसकी शादी 1947 में दिल्ली के कॉलेज में पढ़ाने वाले एक युवा लेक्चरर बृजमोहन कौल से कर दी। अटल जी ने प्रेमिका की शादी के बाद पूरा फोकस राजनीति पर किया। किंगशुक नाग लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बनने के बाद दिल्ली में रहने लगे थे। राजकुमारी के पति तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। वहां एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी की मुलाकात हुई। राजकुमारी के पति बृजमोहन बेहद खुले विचारों के थे। उन्होंने कभी भी अटल जी और राजकुमारी की दोस्ती का बुरा नहीं माना। वाजपेयी जी उन्हें मिसेस कौल कहकर पुकारते थे। राजकुमारी कौल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये रिश्ता इतना प्रगाढ़ था कि बहुत कम लोग ही इसे समझ पाए। उनमें से एक मेरे पति हैं जिन्हें इस रिश्ते की समझ है। मेरे पति को कभी मुझे सफाई नहीं देनी पड़ी। कुछ समय बाद जब अटल जी को बड़ा बंगला मिला तो राजकुमारी कौल अपने पति और 2 बेटियां सहित उसमें शिफ्ट हो गई। पत्रकार सागरिका घोष लिखती हैं कि वाजपेयी जी के काफी नजदीकी रहे बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी जी के घर गए तो उन्हें कौल दंपत्ति को वहां रहते देख थोड़ा अजीब सा लगा। वाजपेयी जी ने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन मिसेस कौल उनकी निजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनी रही। 2014 में राजकुमारी कौल का निधन हुआ तो उसके बाद जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि मिसेस कौल पूरे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के परिवार की सदस्य थी। उनके अंतिम संस्कार में पक्ष और विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा एस त्रिपाठी द हिंदू फ्रंट लाइन में एक किस्सा लिखती हैं। उनके अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, ब्यूरोक्रेट और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करने वाले थे।
होस्ट ने मंच से उनकी भूमिका में कहा, भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रहे हैं कवि, वक्ता, सबके प्रिय नेता, चीर ब्रह्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी स्टेज पे आए, माइक उठाए और मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, मैं बता दूं कि मैं कुंवारा जरूर हूं पर ब्रह्मचारी नहीं। भीड़ कुछ पलों के लिए शांत हो गई, लेकिन जैसे ही लोगों को उनकी बात समझ आई, पूरा हॉल ठहाकों से गूंज गया। दोस्तों, 1970 के बाद से वाजपेयी जी एक के बाद एक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। 2000 में जब उन्होंने घुटने का ऑपरेशन करवाया तो मीडिया में उसकी खूब चर्चा हुई। उनकी खराब सेहत को लेकर टाइम मैगजीन ने जून 2002 में बेहद आपत्तिजनक लेख लिखा था। इसे पढ़कर वाजपेयी जी बहुत दुखी हुए थे। माना जाता है कि ये सूचनाएं टाइम मैगजीन के संवाददाता एलेक्स पेरी को बीजेपी के ही किसी वरिष्ठ नेता ने दी थी। टाइम मैगजीन ने लिखा था कि वाजपेयी जी ने युवावस्था में जमकर शराब पी है। वे अब 74 साल की उम्र में भी रात में 1 या 2 पैक का आनंद लेते हैं। भारत के नेता अपने घुटनों के लिए दर्द निवारक दवाएं लेते हैं। उनके मूत्राशय, यकृत और उनकी एक किडनी में समस्या है। तले हुए भोजन और वसा युक्त मिठाइयों का स्वाद उनके कोलेस्ट्रॉल को बिगाड़ रहा है। वह डॉक्टर के आदेश पर हर दोपहर 3 घंटे की झपकी लेते हैं। कई बार वह बैठकों में भी झपकी लेते हैं। टाइम मैगजीन ने इनकी आलोचना करते हुए तो यहाँ तक लिख दिया था कि क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल होना सही है। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव को परमाणु परीक्षण करने की जल्दी थी। दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। उन्होंने आने वाले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि सामग्री तैयार है, आगे बढ़ो। 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 4 दिन बाद वाजपेयी जी ने अफसरों से कहा कि वो एपीजे अब्दुल कलाम से मिलना चाहते हैं। उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर श्यामल दत्ता ने पता लगाया कि कलाम दक्षिण भारत के किसी सुदूर गांव में है। तुरंत एक विशेष विमान का इंतजाम किया गया। उसमें बैठाकर कलाम जी को दिल्ली लाया गया। विमान में कलाम थोड़े तनाव में थे, लेकिन पीएम वाजपेयी जी से सीक्रेट मीटिंग के बाद लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी थी। अटल जी ने कलाम जी से परमाणु परीक्षण पर आगे बढ़ने की बात कही, लेकिन कुछ आगे होता उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई। कलाम ने पीएमओ के एक अफसर को बताया था कि अगर वाजपेयी 13 से बढ़कर कुछ सप्ताह और पीएम रह जाते तो हम तभी टेस्ट कर लेते। 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा सत्ता में आए। एक बार फिर एपीजे अब्दुल कलाम और भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष राजागोपाल चिदम्बरम को बुलाया गया। वाजपेयी जी ने कहा कि आपको अपना अधूरा काम पूरा करना है। 27 अप्रैल को चिदम्बरम की बेटी की शादी थी। परमाणु परीक्षण के लिए उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी। राष्ट्रपति नारायण 26 अप्रैल से 10 मई तक दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर जाने वाले थे। उनसे ऑफ द रिकॉर्ड निवेदन किया गया कि वे अपनी इस यात्रा को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी रिलेंटलेस में लिखा है कि वाजपेयी ने मुझे मिलने बुलाया, लेकिन ऑफिस की बजाय अपने बेडरूम में ले गए। उन्होंने मुझे बताया कि हम परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। संभव है कि हमारे इस टेस्ट के बाद दुनिया भर के कई आर्थिक प्रतिबंध हम पर लगाए जाएं। आप आर्थिक मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी रखिए। वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण की बात केवल 4 मंत्रियों लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह को बताई थी। जब परीक्षण हुआ तो ये चारों एक ही रूम में बैठे थे। आखिरकार 11 मई दोपहर 3:45 पर सफल परमाणु परीक्षण किए गए। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा कांड हुआ और वहां दंगे भड़क उठे। इसे देश विदेश की मीडिया ने भी कवरेज दी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उनकी आलोचना हो रही थी। 2002 में गुजरात दंगों के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अहमदाबाद दौरे पर गए।
वहां मौजूद मीडिया के सामने वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने सीएम मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा है। पास बैठे नरेंद्र मोदी ने कहा, साहब हम वही कर रहे हैं। उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं कि अप्रैल 2002 में पणजी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। कुछ देर बाद मोदी मंच पर आए और कहा कि वे दंगों के मुद्दे पर सीएम पद छोड़ना चाहते हैं। यह सुनते ही चारों तरफ से लोग उठ खड़े हुए और कहा कि मोदी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी मोदी को हटाने का मन बना चुके थे। उन्होंने हालात भांप कर कहा कि इस पर बाद में फैसला लेंगे। बैठक में किसी ने जोर से कहा कि इस पर अभी फैसला होना चाहिए। जब वाजपेयी जी ने देखा कि एक युवा सीएम को सभी का समर्थन मिल रहा है तो वो चुप हो गए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति से संन्यास की घोषणा के बाद आडवाणी जी का कद भी घटने लगा था और नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली। दोस्तों, बात करें पीएम पद पर रहते हुए वाजपेयी जी के यादगार फैसलों की, तो उसमें सबसे बड़ा फैसला परमाणु परीक्षण का था। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट किए। इससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की भी कोशिश की थी। 19 फरवरी 1999 को सदा सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। बस का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की। कारगिल युद्ध। पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की शह पर पाकिस्तानी सेना और उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। अटल सरकार ने भारतीय क्षेत्र को मुक्त कराया। पाक सेना को भागना पड़ा। दोस्तों, अटल सरकार में ही भारत भर के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू की गई थी। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को राजमार्गों से जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सुने अनसुने किस्से। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।